बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्ट्रक्चरलिज्म का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 देखा, उसका आधा पार्ट हो गया था और आज हम कर लेंगे इंशाल्लाह। कोशिश है कि इसको कंप्लीट कर देंगे। कल हमने विलियम वुड को देखा था, उसकी थोड़ी बायोग्राफी देखी थी, उसका जो काम है वो देखा था, उसके जो नजरियात थे वो देखे थे। आज हम ईबी टिचनर को देखेंगे, जिसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, बहुत काम किया। और स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली जो नाम है ईबी टिचनर ने ही दिया था, अदरवाइज इस स्कूल ऑफ थॉट का जो नाम था वो था वॉलंटरिज्म। ईबी टिचनर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर इसका पूरा नाम है, स्टूडेंट ऑफ विलियम वुड। इसका स्टूडेंट था, इज ऑफन गिवन क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। इसी को क्रेडिट दिया जाता है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। व्हाइल वुड इज समटाइम्स आइडेंटिफाइड एज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। इसको फाउंडर बोला जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाने का क्रेडिट दिया जाता है। टिचनर थ्योरीज डिफर्ड इन इंपॉर्टेंट वेज फ्रॉम वुड्स। इसकी जो थ्योरी डिफर करती थी वुड से। वुड ने क्या बोला था कि माइंड को वॉलंटरिज्म, उसने बोला था कि माइंड का जो है ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरिज्म। इसका कहना था कि माइंड का डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड करना, उसका इकट्ठा करना था, इसका डिवाइड करना था। तो इस तरह से भी डिफरेंट थे। ये भी बात याद रखनी है आप लोगों ने, आपको इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। While he was a dominant force in psychology during his lifetime, the school of thought he founded essentially died with him. मतलब इसने, वो कहते हैं इसकी जब डेथ हुई तो इसके साथ इसका स्कूल ऑफ थॉट भी खत्म हो गया। उसके बाद इसको वैल्यू नहीं दी गई। इसका जो इसको जाना जाता है बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म की वजह से, और इसके बाद इंट्रोस्पेक्शन की वजह से। उसके बाद एक और वर्ड इसने डिफाइन किया था जिसको एम्पैथी कहते हैं। ये एक जर्मन वर्ड की ट्रांसलेशन थी, जो ये लिखा हुआ है जर्मन वर्ड, ये है इनफुलंग, इस तरह का वर्ड है। अर्ली लाइफ की बात कर रहे थे इसकी। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर वाज बोर्न ऑन जनवरी 11 1867, इंग्लैंड में पैदा हुआ था। उसके बाद ये स्कॉलरशिप पे एक कॉलेज में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इसकी मदर चाहती थी इसको पादरी बनाना, लेकिन इसका इंटरेस्ट कुछ और था, ये उस नहीं गया उस फील्ड के अंदर। 1885 के अंदर ऑक्सफोर्ड के अंदर इसने मतलब कि ये चला गया, स्टडी की स्टार्ट की वहां पर। उसके बाद इसने अपनी स्टडी कंप्लीट भी ऑक्सफोर्ड से ही की। टीचर ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन 1990 के अंदर ये ऑक्सफोर्ड से मतलब ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद विलियम वुड के साथ लिप्जिग जर्मनी में इसने पढ़ना शुरू किया। ही अर्नड हिज पीएचडी इन साइकोलॉजी फ्रॉम लिप्जिग यूनिवर्सिटी। 1892 के अंदर इसने पीएचडी की डिग्री हासिल की। कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी, इसके कंट्रीब्यूशन क्या है? टीचर ने क्रेडिटेड द इंट्रोड्यूसिंग वुड्स साइंटिफिक आइडियाज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड यूएस में इसने इंट्रोड्यूस करवाए। However, it is important to note that the historian recognized how Titchener theories differed from the हिस्टोरियन ने बताया कि किस तरह से इसकी थ्योरी डिफरेंट थी। और उसके बाद इसने ये भी, जो हिस्टोरियन थे वो भी ये भी कहते थे कि इसने मिस इंटरप्रेट किया है वुड के ख्यालात को, आइडियाज को। उसके बाद ये स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट सरवाइव नहीं कर सका, जब मतलब कि उस तरह से उसका फिर जब इसकी डेथ हुई ना, उसके बाद फिर उस तरह से इसको वैल्यू नहीं दी गई जिस तरह से इसकी जिंदगी में ये इसने मतलब कि ये फोर्स करता था जैसे। टीचर वाज एन ओरिजिनल मेंबर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, लेकिन इसने कभी भी कोई मीटिंग अटेंड नहीं की थी। 1904 के अंदर ही फाउंडेड हिज ओन ग्रुप नोन एज एक्सपेरिमेंटलिस्ट। इसने एक अपना ग्रुप बना लिया था, आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, जिसको इसने एक्सपेरिमेंटलिस्ट का नाम दिया। टीचर बिलीव दैट द एपीए वाज फ्लॉड एंड टू एक्सेप्टिंग ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी टॉपिक्स। वो कहता है कि वो बेसिकली एपीए के जो रूल्स एंड रेगुलेशन से उसे एग्री नहीं करता था। वो कहता था इसमें बहुत फ्लॉ है। और उसके बाद ये अप्लाइड साइकोलॉजी के मतलब के टॉपिक्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। टीचर ग्रुप वाज आल्सो नोन फॉर इट्स बैन ऑन वुमेन। एक दूसरी चीज वो ये थी कि इसका जो ग्रुप था ना, या इसके जो नजरियात थे, वो वुमेन के बारे में, ये वुमेन को अपनी टीम में शामिल करना पसंद नहीं करता था, ना अपने लेक्चर्स में बैठने देता था। हिज फर्स्ट डॉक्टर स्टूडेंट, लेकिन इसके बावजूद इसकी जो पहली स्टूडेंट थी ना, जो जिसने साइकोलॉजी में पीएचडी की, वो औरत ही थी। याद रखिएगा, साइकोलॉजी की पहली जो डॉक्टर थी वो मार्गरेट फ्लोय वॉशबर्न। इन 1894 शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू अर्न पीएचडी इन साइकोलॉजी, 1894 के अंदर। तो इसको याद रखना आपने। During a time when many women were forbidden studying a major universities, मतलब ये बहुत उस वक्त जब मतलब कि बहुत सी औरतों को फॉरबिड किया जाता था, एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। उस वक्त इसने क्या किया, मतलब इसने सुपरवाइज किया औरतों को स्टडी के अंदर। उसके बाद अगर इसकी बात कर लें,
डिपार्टमेंट की बात कर लें, हिज करियर आर डिस्टिंग्विश्ड एंड मच लव्ड प्रोफेसर टिचनर सर्व्ड एज द एडिटर ऑफ सेवरल प्रोमिनेंट जर्नल इंक्लूडिंग माइंड स्टडीज ऑफ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ कॉर्नल यूनिवर्सिटी। ये एक जर्नल जिसका नाम माइंड है, उसका एडिटर भी रहा है। इसके अलावा इसने जो बुक्स लिखी हैं वो आप ये देख सकते हैं, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इसकी बुक है, ठीक है। उसके बाद द प्राइम ऑफ साइकोलॉजी 1898 के अंदर लिखी है, इसकी बुक है। एंड हिज 4 वॉल्यूम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और 4 वॉल्यूम की एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद इसकी डेथ हुई है 8 अगस्त 3 1927 के अंदर। उस वक्त मतलब जो स्कूल ऑफ थॉट है वो भी ऑलमोस्ट इग्नोर हो चुका था, डिसअपेयर हो चुका था। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं असल जो हमारा टॉपिक था, या असल जो हम पढ़ना है आज, अंडरस्टैंड करना है, वो स्ट्रक्चरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंटेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस कल भी हमने पढ़ा था, उसको कंटेंट ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस या कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हमने देखा था कल विलियम वुड के अकॉर्डिंग। आज हम देखेंगे कि टिचनर इस बारे में क्या कहता था। जो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, जो आप इस वक्त फील कर रहे हो, उसका जो कंटेंट होता है उसके बारे में क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू टिचनर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज कॉन्शियस एक्सपीरियंस एज दैट एक्सपीरियंस इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन हु इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इट। वो जो कंटेंट है ना, वो कहता है कि सब्जेक्ट मैटर था कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट मैटर जिसको फोकस करता है वो, ठीक है, जिसको स्टडी करना है। अब वो कहते हैं ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये टोटली डिपेंड करेगा उस पर्सन पर जो उसको फील कर रहा है, जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डिफर्स फ्रॉम द स्टडीड बाय साइंटिस्ट इन अदर फील्ड्स। कहता है ये जो चीज है ना, ये डिफर करती है दूसरे फील्ड में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनसे, ठीक है। मिसाल से समझ आएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल लाइट एंड साउंड कैन बी स्टडीड बाई फिजिसिस्ट, फिजिक्स वाले जो इसको, एंड साइकोलॉजिस्ट, physicist and examine the phenomena from the standpoint of the physical process involved। जो फिजिक्स वाले होंगे वो लाइट को करेंगे फिजिकल फिनोमेना या उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेयर एज साइकोलॉजिस्ट कंसीडर द लाइट एंड साउंड इन टर्म्स ऑफ हाउ ह्यूमन ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस दीज फिनोमेना। और जब हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो वो कहता है कि इसमें हम ये देखेंगे कि इंसान इसको कैसे फील करता है, ठीक है, कैसे एक्सपीरियंस करता है इन दोनों चीजों को, या कोई भी फिनोमेना। यहां पर लाइट की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर इसको उस पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। जब क्या कहते हैं फिजिक्स वाले क्या करेंगे, वो फिजिकल प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे कि इसके अंदर कौन सा फिजिकल फिनोमिना इन्वॉल्व है, कैसे ये काम हो रहा होता है, ठीक है। अदर साइंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग पर्संस। जो दूसरी साइंसेस हैं वो पर्सन के एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट होती है। अब एक्सपीरियंस का क्या मतलब है, इसका मैं आपको मिसाल देता हूं, नीचे दी गई है। टेम्परेचर की मिसाल लेते हैं। Example of temperature: the temperature in a room may be measured at 85 degrees Fahrenheit। वो कहते हैं जब फिजिक्स वाले टेम्परेचर को मेजर करेंगे ना, एक रूम का टेम्परेचर देखना है, तो एक फिजिक्स वाला कैसे उसको मेजर करेगा। फिजिक्स वाला क्या करेगा, एक बंदे को अंदर बिठाएगा कमरे के अंदर, ठीक है, थोड़ी देर बाद, सॉरी, फिजिक्स वाला क्या करेगा, वो थर्मामीटर लेगा, ठीक है, जो टेम्परेचर को जिससे हम मालूम करते हैं उसको उसके अंदर रख देगा रूम के अंदर, थोड़ी देर बाद उठा लेगा, टेम्परेचर जितना होगा उस पर शो हो जाएगा। ये फिजिक्स वाला करेगा। लेकिन वो कहता है जब साइकोलॉजी वाला क्या करेगा, इसको उसने देखना होगा, तो साइकोलॉजी वाला एक बंदे को बिठाएगा उस रूम के अंदर, फिर उस बंदे से पूछेगा, हाँ बता भाई कितना टेम्परेचर है। कितने का मतलब वो नंबर नहीं बताएगा, वो ये बताएगा कि मुझे कैसा फील हो रहा है। वो कहेगा कि यार ठंडा है, गर्म है, ज्यादा ठंडा नहीं है, ज्यादा गर्म नहीं है, या ज्यादा ठंडा है या ज्यादा गर्म है। यानी कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होगा। इसलिए इसने बोला था कि ये जो चीज है ना, ये डिपेंड करती है उस पर्सन पर जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, ठीक है। आप जो कोई चीज खा रहे हैं ना, तो वो उस चीज का जो एक्सपीरियंस है ना, टोटली डिपेंड करेगा आप पर, या हमने जो उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है ना, टोटली डिपेंड करेगी आप पर। क्यों? क्योंकि आपने उसका एक्सपीरियंस किया, आपने खाया है। अब आप हमें बताओगे कि हाउ यू बेसिकली फेल्ट, कैसा फील किया था आपने। व्हेन ऑब्जर्वर आर प्रेजेंट इन द रूम एंड रिपोर्ट दैट दे फील अनकंफर्टेबली वार्म, फिर वो बताएगा कि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। टू टीचर दिस टाइप ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस वाज द ओनली प्रॉपर फोकस फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च। वो कहता है कि ये बेसिकली साइकोलॉजी का फोकस यही वाली चीज है जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। टीचनर्स डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस इन हिज 1909 बुक, 1909 के अंदर बुक लिखी, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला इसने अपने टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी के अंदर बताया था, जो 1909 के अंदर लिखी थी। ये जो हमने डिपेंडेंट वाली बात की है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस ये टोटली डिपेंड होता है, अगर साइकोलॉजी की बात करी जाए तो टोटली डिपेंड होता है पर्सन पर।
दूसरी साइंसेस में ऐसा नहीं होता। इस बात की समझ आई आप लोगों को, कॉन्शियस एक्सपीरियंस की। अब आ जाते हैं इंट्रोस्पेक्शन की तरफ। इंट्रोस्पेक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? टेक्निक टू स्टडी मेंटल एलिमेंट्स। मेंटल एलिमेंट्स को स्टडी करने का एक मेथड है हमारे पास। इंट्रोस्पेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन लुक्स इनवर्ड एट देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस टू गेन इनसाइट इनटू हाउ दे वर्क। इट इज द सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस कॉन्शियसनेस। ये उसने खुद अपने आप कह सकते हैं कि अंदर झांकना होता है, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को देखना होता है, इमोशंस को देखना होता है कि वो कैसा फील कर रहा है। ठीक है, खुद की खुद स्टडी होती है ये, खुद से खुद को ऑब्जर्व करना। दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन। कल भी हमने बात कर ली थी इस पे। वुड्स इंट्रोस्पेक्शन वाज नॉट अ कैजुअल अफेयर बट अ हाईली प्रैक्टिस्ड फॉर्म ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। अब ये जो जब हम इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं ना, तो कहता है कि ये एक कैजुअल सी बात नहीं है। ये आप इंट्रोस्पेक्शन को इजी ना लेना कि यार इंट्रोस्पेक्शन अच्छा खुद को देखना है, चलो ठीक है जी मैं अच्छा फील कर रहा हूं, मैं बुरा फील कर रहा हूं, ये बात नहीं। वो कहता है ये वाला जो काम है ना, ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। आपको कहता है इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सी चीजों को आपको सीखना पड़ता है, फिर कहीं जाके आप इंट्रोस्पेक्शन करने के काबिल होते हो। ये नहीं कि आप बोलो हाँ जी मैं कर दूंगा। बेसिकली उसका मकसद ये था कि सम टाइम आप कहते हो ना हाँ जी इंट्रोस्पेक्शन करो, आप बताओ क्या सोच रहे हो। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो जिससे आप पूछ रहे हो ना, वो उस तरह से बता नहीं पाता जिस तरह से वो एक्सपीरियंस कर रहा है, या वो चीज नहीं बता पाता जो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, या वो छुपा लेता चीज को, या फिर वो उसका मीनिंग गलत ले लेता है और आपको गलत कन्वे कर देता है। तो कहता है इसलिए ये बहुत प्रैक्टिस वाला काम है, बहुत ट्रेन बंदे को ये इंट्रोस्पेक्शन मतलब उससे करवानी चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि कोई भी किसी से भी आप पूछ लो या किसी भी तरीके से पूछ लो। अकॉर्डिंग टू टिचनर he trained psychology students to make observations that were biased by personal interpretation or previous experience and use the result to develop a theory of conscious thought। इसने अपने स्टूडेंट्स को क्या किया, ट्रेन किया कि कैसे उसने बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन करनी है, फिर उसने थ्योरी ऑफ कॉन्शियस थॉट डेवलप की, बनाई। बेसिकली वो कहता है कि इसको इसमें ये होता है कि आप कोशिश करनी है कि आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है ना, वो उनसे बाइसनेस ना हो सके, आपका जो आप कॉन्शियस एक्सपीरियंस में बता रहे हैं ना, बाइसनेस ना आ सके। अच्छा, उसके बाद हाईली ट्रेन्ड असिस्टेंट्स वुड बी गिवन अ स्टिमुलस सच एज टिकिंग इंस्ट्रूमेंट। कैसे इंट्रोस्पेक्शन हुई, बेसिकली अब ये प्रोसेस बता रहा है कि उसको एक मतलब इंस्ट्रूमेंट, टिकिंग वाला इंस्ट्रूमेंट दिया गया, वो बजाया गया, उसके बाद उनसे पूछा गया कि हाँ जी हाउ यू बेसिकली फेल्ट, कि कैसे फील किया आपने, जैसे हमने कल एग्जांपल में देखा था, मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी। टीचर ट्रेंड his students to become skilled at trained introspection and to report only the sensation as they were experienced without reliance on meaning words which he called a stimulus error। वो कहता है कि उसने बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को बोला कि यार आपने वो काम की चीजें बतानी है विदाउट एनी, आप कह सकते हैं कि अदर वर्ड्स अदर मीनिंग्स, इस ये वाली चीज आपने नहीं करनी। ठीक है, आपने वो चीज जो फील कर रहे हैं वो चीज बतानी है, जिसको इसने स्टिमुलस एरर बोल दिया। स्टिमुलस एरर वो कहता है कि आप स्टिमुलस एरर नहीं करना आपने। ठीक है, स्टिमुलस एरर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कंफ्यूजिंग द मेंटल प्रोसेस अंडर स्टडी विद द स्टिमुलस आर ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें इंसान क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, जो मतलब स्टिमुलस और ऑब्जेक्ट के साथ कंफ्यूज हो जाता है और कुछ बताने के बजाय कुछ और बता देता है। ठीक है, इन स्टडिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस टीचर वार्नड अगेंस्ट कमिटिंग द ही कॉल्ड द स्टिमुलस एरर। उसने अपने स्टूडेंट्स को वार्न किया कि आपने ये मतलब कि गलती नहीं करनी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व हु सी एन एप्पल एंड देन डिस्क्राइब दैट ऑब्जेक्ट एन एप्पल। अब वो एप्पल वाली एग्जाम्पल देता है कि जिन्होंने एप्पल देखा, ठीक है, एप्पल देखने के बाद उसने बता दिया जी ये एप्पल है। ठीक है, अब वो कहता है कि आपने ये नहीं बोलना, एप्पल देखने के बाद आपने ये नहीं कहना जी ये एप्पल है, ये सेब है। अब वो स्टिमुलस एरर की क्या बात कर रहा है कि जब मैं आपको बोलूं कि इंट्रोस्पेक्ट करो, तो आपको कोई चीज दिखाई जाए या एक्सपीरियंस कराई जाए, तो वो कहता है कि मैंने आपको फर्ज करे एप्पल दिखाया, तो आपने डायरेक्ट ये नहीं बोल देना एप्पल। ठीक है, यही एक कहता स्टिमुलस एरर है अगर आप डायरेक्ट एप्पल बोल देंगे। अच्छा, अब वो कहता है बताना क्या आपने, इंस्टीड ऑफ रिपोर्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ कलर ब्राइटनेस एंड शेप। वो कहता है आप ये बताने के बजाय कि उसका कलर क्या है, ब्राइटनेस क्या है, शेप क्या है, टेक्सचर क्या है, फील क्या है, ठीक है, आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट बता देते हो कि एप्पल। ठीक है, आपने वो एलिमेंट्स बयान नहीं कि जिन्होंने उसको मिला के एप्पल बनाया है। ठीक है, वो कहता है कि जब आप वो एलिमेंट्स की बजाय डायरेक्ट एप्पल बता रहे होते हो, डायरेक्ट एप्पल बता रहे हो, तो आप स्टिमुलस एरर कर रहे हो, कमिट कर रहे हो। द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन इज नॉट टू बी डिस्क्राइब्ड इन एवरीडे लैंग्वेज
बट रादर इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्री कॉन्शियस कंटेंट ऑफ द, वो कहता है हम बेसिकली ये जो एक्सपीरियंस हमने बताना होता है इंट्रोस्पेक्ट करके, वो हमने अपनी डेली लैंग्वेज में नहीं बताना होता। डेली लैंग्वेज यही है ना कि आपने सेब देखा तो आप बोले ये सेब है। वो कहता है डेली लैंग्वेज में नहीं आपने बताना, आपने बताना है कि बेसिकली उसके पीछे कौन सी चीजें, एलिमेंट्स क्या है उसके। यूजिंग दिस अप्रोच टीचर स्टूडेंट्स रिपोर्टेड विजुअल वेरियस विजुअल ऑडिटरी टेक्टाइल एटसेट्रा एक्सपीरियंसेस, इसके स्टूडेंट्स ने बहुत से ये एक्सपीरियंस उसको बताए। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ही रिपोर्टेड ओवर 14,000 टोटल, 44,000 एलिमेंट्स उसने बताए सेंसेशन के, इंक्लूडिंग 32,820 विजुअल और 11,600 ऑडिटरी एंड 4 टेस्ट, ये वाले मिला के इनको टोटल उसने 44,000 बताए उनके स्टूडेंट्स ने। ठीक है, यहां तक किसी बात की कोई समझ ना आई हो तो पूछें। वो और वो ये भी कहता था कि मतलब जब आप ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होते तो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस नहीं होना, बाइसनेस नहीं लेके आनी। ठीक है, टीचर डिफाइंड कॉन्शियसनेस एज अ सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस एज दे एग्जिस्ट एट अ गिवन टाइम। अब वो कॉन्शियसनेस को वो कहता क्या है, डिफाइन उसने किया है, सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस एज दे एग्जिस्ट एट अ गिवन टाइम। उस टाइम में, उस गिवन टाइम में आप जो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही आपकी कॉन्शियसनेस है। ठीक है, जैसे कल भी मैंने बोला था कि आप प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, दैट इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, द माइंड इज द सम ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस अकोमुलेटेड ओवर लाइफ टाइम। जबकि माइंड क्या होता है, माइंड क्या होता है, इंडिविजुअल के वो तमाम एक्सपीरियंस होते हैं जो उसने पूरी लाइफ में किए होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो आपके जो सेव होते हैं उसको बोलते हैं माइंड। बेसिकली वो उन सब चीजों का सम होता है। जबकि उस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आप जो कर रहे होते हैं वो आपका कॉन्शियसनेस होता है। इसमें यही डिफरेंस है, बाकी ये चीज सेम ही है। ठीक है, कल भी मैंने ये बात बोली थी कि माइंड और कॉन्शियसनेस का मतलब एक ही है, एलिमेंट्स वही चीजें वही हैं, एलिमेंट्स वही हैं जो हम माइंड के अंदर डिस्कस करते हैं। तो जब कॉन्शियसनेस की बात कर लेंगे तो वही वाले एलिमेंट हमने मतलब उस प्रेजेंट मोमेंट में डिस्कस करने हैं। अच्छा, कॉन्शियसनेस एंड द माइंड आर सिमिलर एक्सेप्ट द कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व मेंटल प्रोसेसेस। आज ये देखिए उसने भी बोल दिया कि ये चीजें दोनों सिमिलर हैं, एक्सेप्ट द कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेसेस अकरिंग एट द मोमेंट। कॉन्शियसनेस डील करता है एट द मोमेंट, यानी कि उस प्रेजेंट मोमेंट के अंदर जिनको डील कर रहा है, वेयर एज माइंड इन्वॉल्व्स द टोटल ऑफ दीज प्रोसेसेस। जबकि माइंड क्या होता है, ये इन तमाम प्रोसेसेस का जो मिलके एक सम बनता है वो माइंड होता है। स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी एज टीचर envisioned it was a pure science, इसने बोला ये प्योर साइंस है, he was not concerned with playing applying psychological knowledge, ये अप्लाई करने के का मतलब के नहीं हक में था। साइकोलॉजी ही said was not in the business of curing sick minds or reforming society। वो कहता है कि साइकोलॉजी ये नहीं है कि आप बीमार लोगों को तंदुरुस्त करो। साइकोलॉजीज ओनली लेजिटिमेट पर्पज वाज टू डिस्कवर द फैक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। साइकोलॉजी क्या है, वो कहता है माइंड के स्ट्रक्चर को फाइंड करना। He believed scientists should remain free of speculation about the practical worth of their work. For this reason, he opposed the development of child psychology। उसने इसलिए कहता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी डेवलप नहीं की, एनिमल साइकोलॉजी डेवलप नहीं की, क्यों? क्योंकि एंड ऑल अदर एरियाज ही डिड नॉट फिट विद, क्योंकि इसका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो उसमें फिट ही नहीं बैठता था। जैसे कल भी मैंने बात की थी कि ये जो जानवरों और बच्चों पर अप्लाई नहीं होता, क्यों? क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन वो कर ही नहीं सकते। Wundt's method of introspection did not remain a fundamental tool of psychological experimentation past that। अब इसकी जो इंट्रोस्पेक्शन को उस तरह से वैल्यू नहीं दी जाती। His greatest contribution was to show that the psychology could be a valid experimental science। इसका जो greatest contribution यही था कि इसने साबित किया था कि साइकोलॉजी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। अच्छा, ये तो बोल रहे हैं कि अब इंट्रोस्पेक्शन को उस तरह से नहीं देखा जाता जिस तरह से पहले देखा जाता था, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इंट्रोस्पेक्शन को हम यूज नहीं करते। हम हर जगह पे यूज कर रहे होते हैं इंट्रोस्पेक्शन को। यानी कि जब आप हिस्ट्री लेते हो तो आप उस पेशेंट से ही पूछते हो ना सारा कुछ, तो वो भी एक आप इंट्रोस्पेक्शन एक तरह से यूज कर रहे होते हो। एलिमेंट्स ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस, माइंड और कॉन्शियसनेस, इसके एलिमेंट्स कौन से होंगे? टीचर पोज्ड 3 एसेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर साइकोलॉजी। 3 प्रॉब्लम्स इसने आइडेंटिफाई की। कौन सी? reduce conscious processes to their simplest components, determine laws by which these elements of consciousness were associated, the elements with their psychological conditions, physiological conditions। ये 3 चीजें हैं कि किस तरह से एलिमेंट्स को यानी कि कॉन्शियस प्रोसेस को किस तरह से सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है या देखा जा सकता है। डिटरमिन लॉज बाय विच, और फिर ये देखना कि कौन से लॉज के अकॉर्डिंग ये वाले जो एलिमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। द एलिमेंट्स विद देयर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, कि वो फिजियोलॉजिकली कैसे मतलब मौजूद होते हैं। द एम्स ऑफ टीचर्स स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी कोइंसाइड विद दोज ऑफ द नेचुरल साइंसेज।
आफ्टर साइंटिस्ट डिसाइड which part of the natural world they wish to study, they proceed to discover its elements. बेसिकली वही वाली बात कर रहा है कि आप क्या करोगे जब भी कोई बात स्टडी करने की बात आएगी तो आपने उसको क्या करना है, एलिमेंट्स में डिवाइड करना है। टीचर ने डिफाइंड 3 एलिमेंट्री स्टेट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, 3 इसने एलिमेंट्स बताए कॉन्शियस स्टेट के, सेंसेशन, इमेजेस और अफेक्टिव स्टेट्स। ये 3 स्टेट्स बताई थी इसने कॉन्शियसनेस की। सेंसेशंस आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑफ, यहाँ पर मैंने लिखा भी था, हाँ सेंसेशन ये लिखा है मैंने, इसको डिवाइड कर दिया, इसको देख लीजिएगा। टिचनर in 1908 concluded that there are 3 kinds of elements: sensation, images, affection. sensation क्या होता है? components of perception, यानी कि जो आप परसीव कर रहे हो उसका जो कंपोनेंट है वो सेंसेशन है, ठीक है। उसके बाद इमेजेस, आप जो सोच रहे हो, हमारी थॉट्स हमेशा पिक्चर्स की फॉर्म में आती है। अफेक्शन क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ वार्मथ व्हिच आर कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। एक्सप्रेशन ऑफ वार्मथ, इमोशन की जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको अफेक्शन बोलते हैं। These components could be block quoted in their into their particular properties which he decided. इसकी वो कहते हैं आगे प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अफेक्टिव स्टेट्स कौन सी होती हैं? our affections are the elements of emotion are and are found in experiences such as love, hate and sadness. ये जो अफेक्टिव स्टेट्स होती है या अफेक्शंस होती हैं, बेसिकली हमारी इमोशंस की स्टेट होती हैं कि हम कैसे किसी के साथ प्यार करते हैं, कितना किसी के साथ लगाव या नफरत करते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के आगे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है? एट्रीब्यूट्स इसके 1 2 3 4 किस्म के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, इसको क्वालिटी भी बोलते हैं, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और क्लियरनेस या अटेंशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सच एज कोल्ड और रेड, दिस दैट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस ईच एलिमेंट फ्रॉम एवरी अदर एलिमेंट। यानी कि कोई भी जो एलिमेंट होगा ना माइंड का, वो उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी। मिसाल के तौर पर जब हम सैड की बात करते हैं तो उसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी खास एक क्वालिटी है। जब हम हैप्पी की बात करते हैं तो एक खास उसकी क्वालिटी है। हमें पता है कि बेसिकली सैड किस तरह से हैप्पी से अलग है या हैप्पीनेस से अलग है, ठीक है। तो ये हर जो एलिमेंट होगा माइंड का या कॉन्शियस एक्सपीरियंस का, उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी जो उसको दूसरों से अलग करेगी, ठीक है। जैसे कि कोल्ड और रेड वगैरह, कोल्ड, हॉट, रेड, ठीक है, ब्लैक, व्हाइट, ये सारी चीजें, हर चीज की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। इंटेंसिटी, अब उस एलिमेंट की शिद्दत कितनी है, ठीक है, उस एलिमेंट की शिद्दत कितनी है। यानी कि अगर आपने सैड फील किया तो उस सैडनेस की शिद्दत क्या थी, यानी कि स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस थी या लाउडनेस थी या ब्राइटनेस थी, स्ट्रेंथ क्या थी उसकी, ठीक है। अगर आप कोई आवाज सुन रहे हैं तो उसकी लाउडनेस कितनी थी, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। उसके बाद ड्यूरेशन, कि वो कितने टाइम के लिए रही है वो वाला एलिमेंट, वो सिचुएशन, वो कंडीशन कितने टाइम के लिए रही है। उसके बाद क्लियरनेस या अटेंशन, वो कितना क्लियरली आपने उसको देखा या फाइंड किया या आपने उसको ऑब्जर्व किया। रोल ऑफ अटेंशन इन कॉन्शियसनेस, क्लियरर इफ अटेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड, अगर अटेंशन उसकी तरफ होगी तो क्लियर होगा। एक्सपीरियंस दैट इज द फोकस ऑफ आवर अटेंशन इज क्लियरर देन एक्सपीरियंस टुवर्ड विच आवर अटेंशन इज नॉट डायरेक्टेड। इसको रहने दे, ये डालें। इसका मतलब ये है कि जितनी हमारी किसी चीज की तरफ अटेंशन होगी उतना ही वो क्लियर होगा, जितनी कम होगी उतना वो क्लियर नहीं होगा। सिंपल, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसकी क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्या हुआ था इस पर? स्ट्रक्चरलिज्म हैज फेस्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म पर्टिकुलरली फ्रॉम द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले द मेन क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वाज इट्स फोकस ऑन इंट्रोस्पेक्शन एज द मेथड बाय विच इट टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इंट्रोस्पेक्शन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सेल्फ एनालिसिस वाज नॉट फिजिबल, यानी कि जो सेल्फ एनालिसिस है वो इतना अच्छा या आप कह सकते हैं रिलायबल नहीं है, सिंस इंट्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्रिशिएट द प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन मेंटल प्रोसेसेस। यानी कि वो खुद को आप कह सकते हैं कि उस तरह से ना बता सकें या उस तरह से ना आपको परफॉर्म कर सके जिस तरह से आप चाहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन देयरफॉर yielded different results depending on who was using it and what they were seeking। कि अगर जब आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो ये डिपेंड करेगा कि किस बंदे से करा रहे हैं, तो फिर वो ये भी डिपेंड करेगा कि वो क्या रिजल्ट आपको देता है या किस तरह से इंट्रोस्पेक्शन करता है। Some critics also pointed out that the introspective technique actually resulted in retrospection। वो कहता है कि जब आप इंट्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, वो बेसिकली रेट्रोस्पेक्शन है। वो क्या होती है? द मेमोरी ऑफ अ सेंसेशन रादर देन द सेंसेशन इटसेल्फ, कि वो आपको उसकी मेमोरी बता रहा है, जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है वो बता रहा है, वो एक्चुअल चीज नहीं बता रहा। ये भी इसका क्रिटिसिज्म था। उसके बाद बिहेवियरिज्म वालों ने क्या बोला? फुली रिजेक्टेड इवन द आइडिया ऑफ द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। उसने फुली रिजेक्ट कर दिया एज द वर्थी टॉपिक इन द साइकोलॉजी। उन्होंने बोला ये बिल्कुल इसकी वर्थ ही नहीं है।
since they believe that the subject matter of scientific psychology should be strictly operationalized in an objective and measurable way, कि बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर उन चीजों की वैल्यू होनी चाहिए जो कि ऑब्जर्वेबल हो, जो मेजरेबल हो, ठीक है। बिकॉज द नोशन ऑफ अ माइंड कुड नॉट बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड, इट वाज नॉट वर्थ फर्दर इंक्वायरी। कहते चूंकि इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिवली देख नहीं सकते माइंड को, तो इसलिए ये किसी काम का नहीं है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट आल्सो बिलीव्स दैट माइंड कुड बी डाइसेक्टेड इनटू द इंडिविजुअल पार्ट्स। इनका कहना था कि इंडिविजुअल पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है, विच देन फॉर्म्ड कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो बाद में फिर कॉन्शियस एक्सपीरियंस बनाते हैं। दिस आल्सो रिसीव्स क्रिटिसिज्म फ्रॉम द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट वालों ने भी इस पर क्या क्रिटिसिज्म किया, विच आर्ग्यूज दैट द माइंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। उन्होंने बोला कि जो माइंड है उसको इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद बिसाइड्स द थ्योरेटिकल अटैक्स, स्ट्रक्चरलिज्म वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्सक्लूडिंग एंड इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैपनिंग outside of structuralism. For instance, structuralism did not concern itself with the study of animal behavior and personality. इन्होंने पर्सनैलिटी को भी स्टडी नहीं किया, इन्होंने एनिमल बिहेवियर को भी स्टडी नहीं किया, इन्होंने चाइल्ड के बिहेवियर को भी स्टडी नहीं किया, चाइल्ड को भी नहीं स्टडी कर सके, इसलिए भी इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अब ये जो इंट्रोस्पेक्शन वाली बात है, पर्सनैलिटी को वहां पर हम कोट करते हैं या उसको एसोसिएट करते हैं, वो कहते हैं कि जब आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं ना, तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है उस शख्स की, ठीक है। अब वो पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है कि कोई किस तरह से आपको मतलब कि शो करता है, किस तरह से बताता है कोई चीज। मिसाल के तौर पर एक बंदा बहुत मजबूत असाब का मालिक है, तो अगर आप स्ट्रेस में ले जाके उससे पूछेंगे आप कैसा फील कर रहे हो, तो आपको और जवाब देगा, ठीक है। अगर आप एक ऐसे बंदे को लेके जाते हो स्ट्रेस में जो बहुत इमोशनली बहुत वीक है, वो आपको और तरह से जवाब दे रहा होगा, तो ये चीजें डिफर कर जाती हैं इससे। तो इसलिए वो कहता है पर्सनैलिटी को भी इन्होंने कंसीडर नहीं किया। अच्छा, उसके बाद टिचनर हिमसेल्फ वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट यूजिंग हिज साइकोलॉजी टू हेल्प आंसर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसकी जो साइकोलॉजी है, मतलब कि स्ट्रक्चरलिज्म, इस हवाले से भी इसको क्रिटिसाइज किया गया कि इसकी प्रैक्टिकली कोई मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसने हेल्प नहीं की, या हेल्प नहीं करता, या प्रैक्टिकली इसको मतलब नहीं अप्लाई किया जाता। इंस्टेड टिचनर वाज इंटरेस्टेड इन सीकिंग प्योर नॉलेज। इसने सिर्फ प्योर नॉलेज की बात की कि सिर्फ नॉलेज की हद तक ही रखा। दैट टू हिम वाज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉमन प्लेस इश्यूज। वो कहता है कि जो नॉलेज करना, हासिल करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के मुकाबले में। कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या है। डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म हिस्टोरियन गिव ड्यू क्रेडिट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ टिचनर। मतलब कि वो कहता है कि जितना भी इस पर क्रिटिसिज्म हुआ है, इसके कंट्रीब्यूशन भी था, ये नहीं था कि बिल्कुल ही इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था साइकोलॉजी की फील्ड में या अपनी फील्ड में। देयर सब्जेक्ट मैटर कॉन्शियस एक्सपीरियंस वाज क्लियरली डिफाइंड। कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्लियरली डिफाइंड था। देयर रिसर्च मेथड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड मेजरमेंट वर इन द हाईएस्ट ट्रेडिशंस ऑफ साइंस। ये मतलब साइंस की ट्रेडिशन है। बिकॉज कॉन्शियसनेस कैन ओनली बी परसीव्ड बाय द पर्सन हैविंग द कॉन्शियस एक्सपीरियंस, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर स्टडिंग दैट एक्सपीरियंस एंड दैट सब्जेक्ट मैटर वाज सम फॉर्म ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और मतलब कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन से इसको स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद ऑल्दो द सब्जेक्ट मैटर and the aim of the structuralist are no longer vital, the method of introspection more broadly defined as the giving of a verbal report based on the experience। वही वाली बात इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि वो वर्बल रिपोर्ट देते हैं, तो ये भी एक तरह से कंट्रीब्यूशन ही है। कंटिन्यूज टू बी यूज्ड इन मेनी एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। आज भी ये यूज हो रहा है, ठीक है। जो वर्बल रिपोर्ट देना होता है, आपने जब हिस्ट्री लेते हो तो वर्बल रिपोर्ट ही दे रहे होते हो ना। रिसर्चर्स इन साइकोलॉजी साइकोफिजिक्स स्टिल आस्क सब्जेक्ट्स टू रिपोर्ट वेदर अ सेकंड टोन साउंड्स लाउडर आर सॉफ्टर देन द फर्स्ट। ये इंट्रोस्पेक्शन ही है बेसिकली। जब वो कहते हैं फिजिक्स वाले भी, साइकोफिजिक्स वाले भी इसको यूज कर रहे होते हैं। जब मिसाल के तौर पर दो साउंड उनको सुनाया जाता है, तो पूछा जाता है कौन सा ऊंचा था, कौन सा नीचा, यानी कि कौन सा हल्का, कौन सा भारी था। इस तरह की चीज बेसिकली मिसाल से समझा रहा है। तो यानी कि इस तरह से भी ये क्या है, हेल्पफुल है। सेल्फ रिपोर्ट्स आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम पीपल एक्सपोज टू अनयूजुअल एनवायरमेंट्स। कोई अगर कोई हादसे का शिकार हो जाता है या किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में रहने वाले से पूछा जाता है कि हाँ जी बताया आपने क्या फील किया या क्या आपने देखा, मतलब वो से इंट्रोस्पेक्शन ही की जाती है। सच एज वेटलेसनेस फॉर स्पेस फ्लाइट, क्लिनिकल रिपोर्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स एंड रिस्पॉन्स ऑन पर्सनैलिटी टेस्ट। ये सारे क्या है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन होती है, ये सेल्फ रिपोर्ट होती है। उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज रीजनिंग
are frequently used in psychology today. For example, industrial organizational psychology. Psychologists obtain introspective report from employees about their interaction with computer terminals. यानी कि उनसे पूछा जाता है, एम्प्लॉय से इंट्रोस्पेक्शन ही की जाती है. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू डेवलप यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड एर्गोनॉमिक एर्गोनॉमिक चेयर्स. यानी कि बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि जब कोई मशीन या कोई टेक्नोलॉजी के यूज की बात होती है तो फिर सेल्फ रिपोर्ट ही ली जाती है कि कैसा आपको फील हो रहा है, फिर उनकी रिपोर्ट की बेस पे आगे उस पर मजीद फर्दर काम किया जाता है. उसके बाद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म वाज इट्स सर्विस एज अ टारगेट ऑफ क्रिटिसिज्म. अब वो एक और सर्विस इसकी थी, इसका कंट्रीब्यूशन के ये क्रिटिसिज्म हुआ है इस पर. अच्छा, क्रिटिसिज्म का क्या मतलब? स्ट्रक्चरलिज्म प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश्ड ऑर्थोडॉक्सी अगेंस्ट विच न्यूली डेवलपिंग मूवमेंट्स इन द साइकोलॉजी कुड एरे देयर फोर्सेस. अब वो कहता है कि इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड की कि इसके मुखालिफ जो कुव्वतें हैं वो निकल के सामने आए और उन्होंने क्या किया, मतलब अपने अपनी अपनी फील्ड के अंदर क्या किया, अपना काम किया मजीद. These newer school of thought owed their existence in no small measure to their progressive formulation of the structuralist position. We noted that advanced इंसान्स require something to oppose, कि आपको एक चीज चाहिए होती है, कोई चीज ओपोज करने के लिए. बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रक्चरलिज्म निकल के सामने ना आता, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ना आता, डेवलप ना होता, तो इसके मुखालिफ डेवलप ना होते, इसके मुखालिफ डेवलप ना होते तो फिर नए स्कूल ऑफ थॉट ना सामने आते. ठीक है, नए स्कूल ऑफ थॉट ना सामने आते तो नई चीजें ना सामने आती. तो बेसिकली ये भी एक कंट्रीब्यूशन होता है. चाहे आपने कोई गलत काम ही कर दिया है, जब आप कुछ करोगे ना तो लोग आपकी मुखालफत में सामने आते हैं. जब मुखालफत में सामने आते हैं वो कहते हैं हम इससे बेहतर दे सकते हैं. जब बेहतर की बात आती है तो फिर नई डिस्कवरीज होती हैं. तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप कुछ चीज एक दफा बना दो, एक दफा सही गलत कोई काम कर दो, ठीक है, फिर उसके मुकाबले में निकल के आते हैं लोग, आपके मुखालिफ निकल के आते हैं या आपसे बेहतर लोग निकल के सामने आते हैं कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ या मैं इसको ठीक कर सकता हूँ. तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी चीज होती है अगर हम इसको समझे तो. आज का लेक्चर इतना ही था. कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं.